क्या हुआ बेटी, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा क्या? जब नेहा की सास देखती है कि ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे, नेहा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था। मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, इसीलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा ही भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ़ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो चुके हैं। नहीं रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली। मेरा तो उसी से ही पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानी इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ। तुम माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत रखो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ और प्यासों को पानी पिलाओ, और फिर देखना तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम की नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर नेहा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से दुर्गा माँ के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी और घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुरेश भी साथ देते थे। नेहा ने अभी 3 ही व्रत समाप्त किए थे कि सुरेश खुशी से घर लौट कर आता है। माँ, माँ तुम जानती हो मुझे पंखे और एसी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है। बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के लिए एडवांस रुपए भी दे दिए हैं। क्या तू सच कह रहा है बेटा? नेहा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुरेश को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से नेहा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुरेश का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब नेहा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद ही अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। और नेहा की परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत ही अच्छी हो गई थी। और कुछ समय बाद ही माँ दुर्गा की कृपा से नेहा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से नेहा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थीं। दिनेश, तुम्हें पता है मेरी सहेली सीमा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। वो जो आजकल चल रहा है ना, डबल डोर वाला, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो, तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक रोटी मेकर लेकर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो कितना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपनी रसोई के लिए नए सामान लेते हैं, अपनी रसोई को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों के जैसी। शिवानी, तुम्हें तो पता है शादी के तुरंत बाद मैंने ये फ्लैट लोन पर लिया था। अभी इसकी किस्त भी नहीं भर पाया, ऊपर से घर का खर्चा, और मेरे लिए अभी इतने पैसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर हैं, वो ये सब आराम से कर सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। शिवानी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ठीक ठाक घर में पैदा हुई जहाँ इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहाँ पर पैसों के नाम पर कंजूसी है। सूंघ सूंघ कर पैसा खर्च करो। शिवानी अभी बोली ही थी कि उसकी सास मंदिर से आ जाती है। शिवानी बहू, क्या हुआ? कर तो रहा है दिनेश, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है। तुम्हें तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। माँ जी, एहसास दिलाऊंगी तभी कुछ करेंगे, वरना ये कुछ नहीं करने वाले। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनके बस का कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूँ। रात की रोटी माँ जी आप बना लेना, और मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। शिवानी मुंह बनाए हुए अपने कमरे में चली गई। दिनेश अपने काम पर चला गया
और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। फिर शाम के समय शिवानी अपनी सहेली काजल के घर जाती है और शिवानी जब काजल की रसोई देखती है तो वो हैरान रह जाती है। काजल की रसोई आलीशान थी। वहाँ पर वो सभी तरह के बढ़िया बढ़िया किचन के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे। शिवानी की सहेली सीमा भी वहाँ आई हुई थी। काजल, तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी है। मेरी रसोई में ये सब तो है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे इतना खरीद लेते हो? क्या तुम्हारे पति इतने पैसे देते हैं या फिर और कौन देगा? पति जी ही देते हैं। जब शादी की है तो हमारे खर्चे तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरी ननंद है ना, थोड़े कम पैसे वाली है। तो जो फ्रिज मैंने लिया है उसे वो बहुत पसंद आया था, उसने भी खरीदा है, पर किस्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किस्तों में फ्रिज मिल सकता है। बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी किस्तें बन जाती हैं। क्या तू सच कह रही है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अपनी ननद से पूछ लेती हूँ। वो तो बहुत कुछ किस्तों में लेती रहती हैं। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरी रसोई ही ऐसी बना दी अपनी कि पूछो मत। सीमा की बातें सुनकर शिवानी के मन में लालच आ जाता है और वो भी अपनी सहेली के कहने पर रसोई के लिए महंगा वाला फ्रिज खरीद लेती है। माँ जी, मैंने वो बताया था ना, आजकल डबल डोर वाला फ्रिज चल रहा है। मैंने वही खरीदा है। 1.5 लाख का फ्रिज है। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बहू, 1.5 लाख का? पर इतने पैसे कहाँ से आए बहू? अरे माँ जी, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए। मेरी किस्तें बनी हैं। 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको बढ़िया से रसोई में सजा देती हूँ। फिर मैं इसमें अच्छे अच्छे सामान ला कर रखूँगी। फिर उस दिन के बाद शिवानी ने रसोई की हर चीज़ किस्तों में खरीदना अपनी एक आदत बना ली। वो तो अपनी रसोई को बिल्कुल अमीर रसोई बनाना चाहती थी। इसीलिए आज फ्रिज, कल महंगा वाला जूसर। इस समय शिवानी के ऊपर कम से कम 8 से 10 लाख का कर्ज था। आज फिर शिवानी ने एक कॉफ़ी मशीन मंगवा ली जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये थी कि तभी दिनेश घर आ जाता है। उस समय शिवानी की सहेलियां चाय पर आई हुई थीं। कैसी लगी मेरे नए कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी? अरे सीमा, थोड़ी और लो ना। सचमुच कॉफ़ी तो इस कॉफ़ी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरी रसोई बिल्कुल अमीरों वाली बन गई है। अब ना तू इस रसोई को तुड़वा कर एक नया मॉडल किचन बनवा ले। सारा सामान तेरा उस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ सीमा, तू ठीक कह रही है। काजल की किचन तो तूने देखी है ना, सब कुछ स्टील का और दरवाजे अलमारियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। हाँ, इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है। पूरे पैसे एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे कितने लाख की बन जाएगी? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसमें कितना खर्च कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में आराम से बन जाएगी। और वो मैं तेरी बात करवा दूंगी। वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। फिर ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा, तुम लोग कॉफ़ी पियो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। शिवानी बहू, दिनेश बहुत देर का आया हुआ है। मेरे कमरे में बैठा है, वो थोड़ा परेशान है। अच्छा माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। क्या हुआ दिनेश? माँ जी कह रही हैं कि तुम थोड़े परेशान हो। हाँ शिवानी, वो हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है जो हम काम पर जाएंगे। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या तुम्हारी नौकरी छूट गई? पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। बस इसीलिए तुम्हें समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ थी। मैंने सोच लिया है माँ जी कि मैं ये सब चीज़ें बेच दूंगी। जब मैं पैसे ही नहीं भर सकती तो मैं ये सब चीज़ें रख कर क्या करूँगी? पता नहीं दिनेश की नौकरी कब लगेगी और घर में दूसरी चीज़ों के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। कि तभी उसकी सहेली काजल और सीमा वहाँ आ जाती हैं। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शिवानी, परेशान मत हो, तू हमारी दोस्त है और दोस्त हमेशा दुख सुख के साथी ही होते हैं। हमने ही तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था और हम ही तुझे हल बताएंगे। लेकिन देख, मैं ये नहीं कहूँगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किस्तें भर।
बल्कि मैं तुझसे ये कहूँगी कि तू नौकरी कर। सच, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ काम जरूर करूँगी। थैंक यू काजल, थैंक यू सीमा, तुम दोनों सबसे प्यारी दोस्त हो मेरी। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत भी मिलती है। और आज शिवानी की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे करके शिवानी ने मेहनत के साथ अपनी सारी किस्तें उतार दी और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया था। सीमा और रीमा दो जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फ़र्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए इस बात का सीमा बहुत फ़ायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी रीमा को खानी पड़ती। फिर उस दिन भी घर देर से आने पर डांट रीमा को ही खानी पड़ी। मिल गया सुकून अब तुझे? अरे यार, क्यों इतना परेशान होती हो? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सीमा धीरे धीरे चालाक और कामचोर होती गई और रीमा उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, इसलिए दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सीमा से और छोटे की रीमा से। फिर एक दिन अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर बर्तन तो धो लो। माँ जी, आप रीमा को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, कपड़े धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मुझे लगा कि वो रीमा ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने ही किए हैं, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। कुंती गुस्से में रीमा के पास गई, तब वो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी वो। चुप हो जाओ और देखो अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर रीमा समझ गई कि उसकी बहन सीमा ने उसकी सास को बेवकूफ़ बना दिया है। इसलिए वो भी अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी रीमा सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती रहती। अरे बहू, चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। कुंती रसोई की तरफ चली गई और सीमा सीधे रीमा के कमरे में। अरे रीमा, वो तुझे माँ जी बुला रही हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस मैं अभी जाती हूँ। लेकिन सीमा ने एक बार फिर से रीमा को बुद्धू बना दिया और बेचारी रीमा को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सीमा को बुलाया था। आ गई, कहाँ रह गई थी? अब चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। फिर रीमा ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंदा, जिसे देखकर कुंती बहुत खुश हो गई। क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम रीमा को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। फिर रीमा समझ गई कि उसकी सास उसे सीमा समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सीमा ने उसे अपनी सास कुंती के साथ भेज दिया है। इसलिए उसे सीमा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बेचारी चुप रही। ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुंती की नज़र में घर का सारा काम सीमा करती थी, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। अरे बहू सीमा, उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। ना ना बहू, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना बहू, साथ में बनाते हैं। कुंती जिद पर अड़ गई और उधर सीमा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास कुंती को लगता था कि सीमा ने ही पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सीमा भी इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती। उसने फौरन दिमाग दौड़ाया और बोली, माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ,
तब तक आप वो काजू और बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, काजू और बादाम का डिब्बा वहीं रखा है। चलो कोई ना, मैं लेकर आती हूँ। फिर जैसे ही कुंती अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में रीमा आ गई। उसने बिल्कुल सीमा की जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना रीमा? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना अच्छा हलवा बनाना आता है। अब जल्दी कर, वरना माँ जी आ जाएंगी। रीमा नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सीमा बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सीमा बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसलिए कुंती सीमा से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो रीमा को ही सीमा समझ रही थी। बेटी सीमा, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ। मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कुंती की बात सुनकर रीमा को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब कुछ सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। फिर अगले दिन सीमा जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई, तो उसकी सास कुंती ने उसको रोक लिया। क्या हुआ माँ जी? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम किया, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी के कामों में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। कुंती लगातार सीमा को डांट रही थी कि तभी सीमा ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वहीं थी। हाँ, मैं वहीं थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा, दिखा ना अब। फिर सीमा अपने हाथ पीछे किए हुए डर के मारे चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी।